फिजिकल क्यों देने आए हो? क्यों फिजिकल देना अपना। क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार का हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गए? ये तमाम तरह के विवादित बयान हमें देखने को मिलते हैं जात पात को लेकर के या फिर राज्य स्तर को लेकर के कि ये उस राज्य का है, ये बंगाली है, ये बिहारी, ये तमाम तरह के बयान। इसका असर मुझे लगता है अब देश में देखने को मिल रहा है और ये तो महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अच्छा, मेरा एक है पश्चिम बंगाल में अगर बिहारी युवकों के साथ ऐसी मारपीट की घटना सामने आती है जहां पर उन्हें एग्ज़ाम देने से रोका जाता है, ये तक कह दिया जाता है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप पश्चिम बंगाल में आकर एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, आप वापस लौटिए अपने राज्य में। तो देखिए, मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए वो युवक उनके पैरों में गिरते हुए भी नज़र आते हैं। एक संगठन के लोग हैं और कैसे यहाँ पर एक आरोपी के रूप में तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। वहां से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आता है जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से विवादों में घिर गई हैं। जी हां, अभी हाल ही में हमने देखा था कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बंगाल में हुआ, उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी सुर्खियों में थी। लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बिहारी छात्रों के साथ बंगाल में जो सलूक किया गया, क्या वो सही है? जहां हम बात करते हैं देश में आज़ादी को लेकर कि हमारे देश में आज़ादी को आज़ाद हुए भारत को बहुत वक्त हो चुका है, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक भाईचारे के साथ रहते हैं, जहां जात पात को नहीं देखा जाता। लेकिन उसके बावजूद भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन उस देश में आज भी जात पात हावी है। बंगाल में जो हुआ उस पर मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर देखा जाए तो जात पात की जो घटनाएं आ रही हैं सामने, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या फिर बात राजस्थान की हो, बिहार में भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पर देखा जाता है कि जो छात्र एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, चाहे नौकरी को लेकर हो या एग्ज़ाम को लेकर हो, तो क्या उन राज्यों में वहाँ के युवा हैं जो जाते हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो देश के कई अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हमने देखा सिपाही जो भर्ती हुई थी एग्ज़ाम देने, देश के कोने कोने से बच्चे गए थे। अगर उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाता तो फिर कैसा रहता? तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि बिहारी जो छात्र हैं, इनको लेकर या बिहार की जनता को लेकर जिस तरीके से तमाम कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान सामने आ चुका है, चाहे महाराष्ट्र में हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके से बिहारी जो कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ बदसलूकी की गई, उसके बाद बिहार में बिहार के जो छात्र बंगाल में गए इनके साथ इस तरीके से हुआ। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से चुप रहते हैं, चाहे बिहार में नवादा की घटना हो उस पर चुप्पी हो या इस मामले पर चुप्पी, या अगर हम बात करें बिहार में जिस तरीके से देखने को मिला कि पासवान समाज के लोगों पर हमला, उस वक्त भी शांत थे। लेकिन चिराग पासवान लगातार सिर्फ तो उन मुद्दों पर ही नहीं बात कर रहे, बल्कि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी घटनाएं घटती हैं उन मुद्दों पर वो मुखरता से बात करते हैं, समाज के साथ आकर खड़े होते हैं। इसमें देखने को मिला कि चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है और सवाल भी किया है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाओं पर ममता बनर्जी चुप क्यों हैं। और क्या भारत की अगर हम बात करें, जिस देश की सबसे एक अच्छी बात यह है कि जहां संस्कृति और जहां की अगर बात करें रीति रिवाज, सभी को यहां पर माना जाता है और सभी के तहत यहाँ पर अगर हम कहें त्यौहार भी मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं अपने आप में सवाल तो खड़ा करती हैं। लेकिन सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी, और क्या बंगाल में जो हुआ छात्रों के साथ उस पर ममता बनर्जी कोई बड़ा एक्शन लेंगी? और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिराज। और सिराज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और
पहला ही सवाल सिराज मेरा ये रहेगा कि देश में जात पात आखिरकार कब खत्म होगा, या ये जात पात की जो राजनीति है, ये राजनीति करके नेता अपना रोटी तो सेक लेंगे, लेकिन इसमें आम जनता कहीं ना कहीं वो पिसती नजर आएगी। कैसे मिलेगा इंसाफ, और किस तरीके से ये जातिवाद की जो प्रथा है, या ये इस जात से है वो उस जात से, ये चीज़ें कब तक खत्म होंगी? जी देखिए, पश्चिम बंगाल से जो वीडियो निकल कर सामने आई है, ये वाकई में सोचने और समझने वाली है और दिल दहला देने वाली है कि किस तरीके से अब देश में पहले जात पात और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के भेदभाव और कह सकते हैं कि राजनीति की जाती थी, लेकिन अब देखा जाए तो एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और इस तरीके से वीडियो सामने आ रही है। तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ ममता बनर्जी को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो भेदभाव है या यूँ इस तरीके जो षड्यंत्र हैं, ये आज की उपज नहीं है, ये इस देश के मौजूदा हालात हैं, इस देश के मौजूदा जो राजनीति हैं उनकी देन है। क्योंकि देखा जाए तो ममता बनर्जी की जवाबदेही तो बनती ही, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी सरकार है, लेकिन जिस तरीके से आजकल के जो राजनेता हैं, आजकल के जो नेता हैं, तमाम तरह के बयानबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि बयानबाजी करके देश की राजनीति चलाई जा सकती है और कहीं ना कहीं सत्ता में रहा जा सकता है। उसी की देन है कि आप देखिए आज कोई भी धर्म और जाति को लेकर के बयान दे देता है और कहीं ना कहीं इससे चुनाव प्रभावित होता है और सत्ता में आ भी जाती है पार्टियां। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम तरह के विवादित बयान हमें देखने को मिलते हैं जात पात को लेकर के या फिर राज्य स्तर को लेकर के कि ये उस राज्य का है, ये बंगाली है, ये बिहारी, ये तमाम तरह के बयान, इसका असर मुझे लगता है अब देश में देखने को मिल रहा है। और ये तो महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अच्छा, मेरा दो सवाल आपसे रहेगा। पहला सवाल ये है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या वहाँ के लोग जो युवा हैं उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी फेलियरिटी मानी जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है तो उत्तर प्रदेश या मैं अगर बिहार का बात कर लूँ और राज्यों की बात कर लूँ, तो क्या उनको भी अब धीरे धीरे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, या इसे देश के अंदर अगर हम कहें तो इसे राज्य माना ही नहीं जा रहा है? जी देखिए, ये जो बयान का आप जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह का बयान है। जाहिर सी बात है कि उनकी राजनीति हमेशा मुसलमान, पाकिस्तान और ये बदनाम, ये तमाम शब्द हैं जो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमती है और इन तरह के बयान दे करके वो बखूबी इस बात को समझते हैं कि मैं सुर्खियों में बना रहूंगा। लेकिन गिरिराज सिंह से पूछना चाहिए कि उनकी सरकार इस वक्त बिहार में भी है, तो बिहार की सरकार ने रोजगार क्यों दिया? आज क्यों बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है मजदूरी करने के लिए? और अगला सवाल ये भी रहेगा कि गिरिराज सिंह की ही सरकार है केंद्र में, तो अगर ममता बनर्जी की सरकार में या फिर पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई भी चीजें हो रही हैं तो फिर जांच एजेंसियां हैं आपके पास, आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं? आप महज बयानबाजी करके कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहना चाहते हैं, राजनीति रोटी सेक रहे हैं, आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं? आपको अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपके रहते हुए आपकी सरकार में इस तरीके से कोई बांग्लादेश से, कोई पाकिस्तान से आके भारत में बस रहा है, तो ये जवाबदेही किसकी है? आप क्यों इस तरीके से बयान दे रहे हैं? और जिस तरीके से आज बिहार के लोग तमाम तरह के राज्यों में जाते हैं और तमाम तरह की वीडियो सामने आती है, ये तो महज एक क्लिप है, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि बिहार के लोगों के साथ उस तरीके से व्यवहार नहीं होता जिस तरीके से व्यवहार होना चाहिए। तो गिरिराज सिंह ने आखिर क्यों नहीं पूछा नीतीश कुमार से? गिरिराज सिंह ने अपनी ही सरकार से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जेडीयू और बीजेपी का लंबे समय से शासन है बिहार पे, तो क्यों नहीं वो बिहार के लोगों को रोजगार दे रहे हैं? आज क्यों 300-300, 400-400 रुपए की दिहाड़ी के लिए बिहारी जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों पर आश्रित हैं? ये सवाल जो है बिहार के लोगों को खुद सत्ता में बैठे लोगों से पूछने की ज़रूरत है, ना कि जाति और धर्म के नाम पर वोट देने की और तमाम तरह की रणनीति करने की। और इस तरीके से बयान देना मुझे लगता है बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नीतीश कुमार पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिहार के नवादा में जो घटना घटी उस पर नीतीश कुमार चुप रहे। बीते दिनों हमने देखा पासवान समाज पर हमला हुआ, उस पर नीतीश कुमार चुप रहे, और बंगाल की घटना पर नीतीश कुमार चुप। तो क्या नीतीश कुमार केवल सत्ता में बैठने के लिए ही आए हैं, या फिर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए
बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हैं, या फिर अगर हम ये भी बात कर लें तो एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि एनडीए के सहयोगी दलों में एक दल चिराग पासवान का है। चिराग पासवान ने उन तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार से भी कहा है कि आप मुख्यमंत्री हैं तो ज़रूर इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखिए और कहीं ना कहीं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है उनको इंसाफ दिलवाइए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी नाज़मीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़मीन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अगर बात करें तो नीतीश कुमार कई वजह से सुर्खियों में हैं और सबसे बड़ी बात बंगाल में जो घटना हुई है उसके बाद में हमने देखा केवल चिराग पासवान का एक बड़ा बयान आया, उसके बाद में नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं या उनकी पार्टी से कुछ ज़्यादा बयान इस पर नहीं दिया गया है। तो क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर चुप रहते हैं, तो क्या अब कहीं ना कहीं उन्हें इस घटना पर बोलना चाहिए? जैसे कि लालू प्रसाद यादव का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनसे कहा है कि इस पूरे मामले पर वो संज्ञान जरूर ले। तो नीतीश कुमार आखिरकार क्यों खामोश रहते हैं, या नीतीश कुमार इसमें भी कोई राजनीति देख रहे हैं? देखिए, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जब हम ये भी देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जब अपने ही देशवासियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है या किसी घटना में फंस जाते हैं या किसी ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसके बाद केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि अपने लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। तो ये एक दायित्व अगर केंद्र सरकार का है तो देश के अंदर ही राज्यों में बढ़ती ये तनाव की स्थिति को खत्म करना और ये भेदभाव की स्थिति को खत्म करना भी राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी बन जाती है। पश्चिम बंगाल में अगर बिहारी युवकों के साथ ऐसी मारपीट की घटना सामने आती है जहां पर उन्हें एग्ज़ाम देने से रोका जाता है, ये तक कह दिया जाता है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप पश्चिम बंगाल में आकर एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, आप वापस लौटिए अपने राज्य में। तो देखिए, मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए वो युवक उनके पैरों में गिरते हुए भी नज़र आते हैं। एक संगठन के लोग हैं और कैसे यहाँ पर एक आरोपी के रूप में तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार द्वारा निर्देश भी दिए गए थे। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को कॉल भी किया था, नीतीश कुमार द्वारा भी यहाँ पर निर्देश दिए गए थे बिहार प्रशासन को लेकर, बिहार पुलिस द्वारा कि आप जाइए और वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। और ममता बनर्जी की बात करें तो गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन सवाल वही बन जाता है कि आखिरकार हर राज्यों में कहीं ना कहीं हर जाति से या हर राज्य से लोग रहते हैं, या तो नौकरी के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, अपने करियर के सिलसिले में, लेकिन उनकी उम्मीद होती है कि उन कामों को पूरा करके, जिस काम में वो लगे हुए हैं उस मेहनत के साथ पूरा करके वो अपने घर का एक गुजर बसर कर पाएँ या अपने आप को काबिल बना पाएँ। लेकिन आप देखिए, एक तरफ तो आप नारा देते हैं कि युवा राजनीति में आएंगे या युवा एक भविष्य है, युवाओं को अपना भविष्य तलाशना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ तो आप यहाँ पर उन्हें उत्साहित करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं तो इन्हीं युवाओं को तोड़ देती हैं कि अपने राज्य में तो हम सीमित हैं, ना तो रोज़गार है। जैसे बिहार की बात करें, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार हमेशा से रोज़गार का मुद्दा उठाती हुई नज़र आई है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो जब तख्ता पलट की स्थिति हमने देखी थी, कैसे गठबंधन टूटा था, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी ये कहा था कि जो शिक्षा विभाग है वो हमारे पास था और हमने किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा के स्तर पर बेहतर काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से वो विभाग लेते हैं जिस पर वो आरामदायक हो या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, और नीतीश कुमार को सिर्फ लालसा है मुख्यमंत्री की कुर्सी की। आज भी देखिए, अशोक चौधरी जो उनकी ही पार्टी के मंत्री हैं वो एक ट्वीट करते हैं और बात संन्यास तक चली जाती है। बिहार में जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव की जाति को लेकर एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम मुद्दे छुप जाते हैं जो कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है एक देश के भविष्य के लिए, एक युवा के भविष्य के लिए। इसमें नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है।
यहाँ पर एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जब दुष्कर्म का मामला सामने आया था एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस वक्त ममता बनर्जी प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही थी। ममता बनर्जी की बात करें तो डॉक्टरों से मुलाकात भी कर रही थी, आश्वासन दे रही थी कि एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं आई हूँ, मैं एक आम नागरिक के तौर पर आई हूँ, मैं आपकी परेशानियों को समझती हूँ। यहाँ तक कहती हुई नज़र आती हैं कि मैं अपना मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दूँगी। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती हैं कि इस तरीके के जघन्य अपराधों को लेकर कोई बड़ा कानून बनाया जाए। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं होती हैं, जो आरोप, जो टैग ममता बनर्जी पर लगाया जाता है गुंडा राज का, कि ममता बनर्जी के राज में भी खुलेआम कुछ ना कुछ होता रहता है। चाहे हम धार्मिक मुद्दों की बात करें, कोई कार्यक्रम होता है, उस दौरान भी हम ऐसा देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं जो धर्म के नाम पर आपस में लोग लड़ते झगड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ममता बनर्जी को या तो सोचना चाहिए या अपने पद को छोड़ने की कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम ज़रूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, या फिर अगर बात कर लें कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक कई इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई हैं, वो घटनाएं कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा कर देती हैं कि क्या वाकई ममता बनर्जी क्या बंगाल को संभाल नहीं पा रही है, या फिर वाकई राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य जहां से सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो IAS IPS बनकर निकलते हैं। ये वो छात्र हैं जो अपने सपने लेकर दिल्ली आते हैं, मुखर्जी नगर, जहां पर UPSC की तैयारी की जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देश के कई राज्यों से आते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। मुखर्जी नगर जो कि केंद्र है, जो परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर बच्चों को जो है अगर हम कहें तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या वाकई बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, या भारत का फिर से विभाजन करने की कोशिश हो रही है? चंद मुट्ठी भर लोग ही हैं क्या भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरे राज्य को एक किया गया था, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, कई बड़े बड़े अगर हम कहें तो नेताओं का योगदान रहा भारत को एक करने में, सभी रियासतों को एक करने में। लेकिन क्या उन अब देश को तोड़ने की जो साजिश चल रही है नेताओं के द्वारा, ये नहीं बताता कि भारत को एक बार फिर बांटने की कोशिश हो रही है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।